जी, आप सबको स्वागत है आप सबका फिर से अपने यूट्यूब चैनल किताबों की महफ़िल में। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास के कुछ हिस्से। पहला, कर्मभूमि 1। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे स्कूलों और कॉलेजों में जिस तत्परता से फ़ीस वसूली जाती है, शायद मालगुज़ारी भी उतनी सख्ती से नहीं वसूल की जाती। महीने में एक दिन नियत कर दिया जाता है, उस दिन फीस का दाखिला होना अनिवार्य है। या तो फीस दीजिए या नाम कटवाइए, या जब तक फीस न दाखिल हो रोज़ कुछ जुर्माना दीजिए। कहीं कहीं ऐसा भी नियम है कि उसी दिन फीस अगर नहीं दी जाती तो वह दुगनी कर दी जाती है, और किसी दूसरी तारीख को दुगनी फीस न दी तो नाम कट जाता है। काशी के क्वींस कॉलेज में यही नियम था। 7वीं तारीख को फीस न दो 7वीं तारीख को फीस न दो तो 21वीं तारीख को दुगनी फीस देनी पड़ती थी या नाम कट जाता था। ऐसे कठोर नियमों का उद्देश्य इसके सिवा और क्या हो सकता था कि गरीबों के लड़के स्कूल छोड़कर भाग जाएं। वहीं हृदयहीन दफ्तरी शासन जो अन्य विभागों में है, वो हमारे शिक्षालयों में भी है। वह किसी के साथ रियायत नहीं करता। चाहे जहाँ से लाओ, कर्ज लो, गहने गिरवी रखो, लोटा थाली बेचो, चोरी करो, मगर फीस ज़रूर दो। नहीं दूनी फीस मालूम देनी पड़ेगी या नाम कट जाएगा। ज़मीन और जायदाद के कर वसूल करने में भी कुछ रियायत की जाती है। हमारे स्कूलों में नरमी को घुसने ही नहीं दिया जाता। वहाँ स्थायी रूप से मार्शल लॉ का व्यवहार होता है। कचहरी में पैसे का राज है, हमारे स्कूलों में भी पैसे का राज है। उससे कहीं कठोर, कहीं निर्दय। देर में आइए तो जुर्माना न आइए, तो जुर्माना सबक न याद हो तो जुर्माना किताबें न खरीद सकिए, तो जुर्माना कोई अपराध हो जाए तो जुर्माना। शिक्षालय क्या है? जुर्मानालय है। यही हमारी पश्चिमी शिक्षा का आदर्श है, जिसकी तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। यदि ऐसे शिक्षालयों से पैसे पर जान देने वाले, पैसे के लिए गरीबों का गला काटने वाले, पैसे के लिए अपनी आत्मा बेच देने वाले छात्र निकलते हैं, तो आश्चर्य क्या है। आज वही वसूली की तारीख है। अध्यापकों की मेज़ों पर रुपयों के ढेर लगे हैं। चारों तरफ खनाखन की आवाज़ें आ रही हैं। सराफे में भी रुपए की ऐसी झंकार कम सुनाई देती है। हर एक मास्टर तहसील का चपरासी बना बैठा हुआ है। जिस लड़के का नाम पुकारा जाता है वह अध्यापक के सामने आता है, फीस देता है और अपनी जगह पर आ बैठता है। मार्च का महीना है। इसी महीने में अप्रैल, मई और जून की फ़ीस भी वसूल की जा रही है। इम्तिहान की भी फ़ीस ली जा रही है। 10वें दर्जे में तो एक एक लड़के को 40 रुपये देने पड़ रहे हैं। अध्यापक ने 20वें लड़के का नाम पुकारा, अमरकांत। अमरकांत गैर हाजिर था। अध्यापक ने पूछा, क्या अमरकांत नहीं आया? एक लड़के ने कहा, आए तो थे, शायद बाहर चले गए हों। क्या फीस नहीं लाया है? किसी लड़के ने जवाब नहीं दिया। अध्यापक की मुद्रा पर खेद की रेखा झलक पड़ी। अमरकांत अच्छे लड़कों में था। बोले, शायद फीस लाने गया होगा। इस घंटे में न आया तो दूनी फीस देनी पड़ेगी। मेरा क्या अख्तियार है, दूसरा लड़का चले, गोवर्धन। सहसा एक लड़के ने पूछा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बाहर जाकर देखूं? अध्यापक ने मुस्कुराकर कहा, घर की याद आई होगी। खैर जाओ, मगर 10 मिनट के अंदर आ जाना। लड़कों को बुला बुला कर फीस लेना मेरा काम नहीं है। लड़के ने नम्रता से कहा, अभी आता हूँ, कसम ले लीजिए जो हाथे के बाहर जाऊं। यह इस कक्षा के संपन्न लड़कों में था। बड़ा खिलाड़ी, बड़ा बैठकबाज। हाजिरी देकर गायब हो जाता तो शाम की खबर लाता। हर महीने फीस की दूनी रकम जुर्माना दिया करता था। गोरे रंग का लंबा छरहरा शौकीन युवक था, जिसके प्राण खेल में बसते थे। नाम था मोहम्मद सलीम। सलीम और अमरकांत दोनों पास पास बैठते थे। सलीम को हिसाब लगाने या तर्जुमा करने में अमरकांत की विशेष सहायता मिलती थी। उसकी कॉपी से नकल कर लिया करता था। इससे दोनों में दोस्ती हो गई थी।
सलीम कवि था, अमरकांत उसकी गज़लें बड़े चाव से सुनता था। मैत्री का यह एक और कारण था। सलीम ने बाहर जाकर इधर उधर निगाह दौड़ाई। अमरकांत का कहीं पता न था। ज़रा और आगे बढ़े तो देखा एक वृक्ष की आड़ में खड़ा है। पुकारा, अमरकांत, ओ बुद्धूलाल, चलो फीस जमा कर, पंडित जी बिगड़ रहे हैं। अमरकांत ने अचकन के दामन में से आंखें पोंछ ली और सलीम की तरफ आता हुआ बोला, क्या मेरा नंबर आ गया? सलीम ने उसके मुंह की तरफ देखा तो उसकी आंखें लाल थी। वह अपने जीवन में शायद ही कभी रोया हो। चौंक कर बोला, अरे तुम रो रहे हो, क्या बात है? अमरकांत सांवले रंग का छोटा सा दुबला पतला कुमार था। अवस्था 20 की हो गई थी, पर अभी मसें भी न भीगी थी। 14-15 साल का किशोर सा लगता था। उसके मुख पर एक वेदनामय दृढ़ता जो निराशा से बहुत कुछ मिलती जुलती थी अंकित हो रही थी। मानो संसार में उसका कोई नहीं है। इसके साथ ही उसकी मुद्रा पर कुछ ऐसी प्रतिभा, कुछ ऐसी मनस्विता थी कि एक बार उसे देखकर फिर भूल जाना कठिन था। उसने मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं जी, रोता कौन है? आप रोते हैं और कौन रोता है? सच बताओ क्या हुआ? अमरकांत ने तसल्ली से उसे देखा तो कहा कि बोझ से उसकी गर्दन दब गई। बोला, पंडित जी आज मान न जाएंगे? सलीम ने खड़े होकर कहा, पंडित जी के बस की बात थोड़ी ही है, यह सरकारी कायदा है। मगर हो तुम बड़े शैतान। वह तो खैरियत हो गई, मैं रुपए लेता आया था, नहीं तो खूब इम्तिहान देते। देखो आज एक ताज़ा गज़ल कही है, पीठ सहला देना। आपको मेरी वफा याद आई? खैर है, आज यह क्या याद आई? अमरकांत का व्यथित चित्ता इस समय गज़ल सुनने को तैयार न था, पर सुने बगैर काम भी तो नहीं चल सकता। बोला, नाजुक चीज़ है, खूब कहा है, मैं तुम्हारी ज़बान की सफाई पर जान देता हूँ। सलीम, यही तो खास बात है भाई साहब, लफ्ज़ों की झंकार का नाम गज़ल नहीं है। दूसरा शेर सुनो। फिर मेरे सीने में एक हूक उठी, फिर मुझे तेरी अदा याद आई। अमरकांत ने फिर तारीफ की, लाजवाब चीज़ है, कैसे तुम्हें ऐसे शेर सूझ जाते हैं? सलीम हंसा, उसी तरह जैसे तुम्हें हिसाब और मजमून सूझ जाते हैं, जैसे एसोसिएशन में स्पीचें दे लेते हो। आओ पान खाते चलें। दोनों दोस्तों ने पान खाए और स्कूल की तरफ चले। अमरकांत ने कहा, पंडित जी बड़ी डांट बताएंगे, फीस ही तो लेंगे, और जो पूछे अब तक कहाँ थे, कह देना फीस लाना भूल गया था। मुझसे न कहता बनेगा, मैं साफ साफ कह दूंगा, तो तुम पिटोगे भी मेरे हाथ से। संध्या समय जब छुट्टी हुई और दोनों मित्र घर चले, अमरकांत ने कहा, आज तुमने मुझ पर जो एहसान किया है। सलीम ने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, बस खबरदार, जो मुंह से एक आवाज़ भी निकाली, कभी भूल कर भी इसका जिक्र न करना। आज जलसे में आओगे? मजमून क्या है, मुझे तो याद नहीं। अजीब वही पश्चिमी सभ्यता है, तो मुझे 2-4 पॉइंट बता दो, नहीं तो मैं वहाँ कहूँगा क्या? बताना क्या है? पश्चिमी सभ्यता की बुराइयाँ हम सब जानते ही हैं, वही बयान कर देना। तुम जानते होगे, मुझे तो एक भी नहीं मालूम। यह तो एक तालीम ही है, जहाँ देखो वहीं दुकानदारी, अदालत की दुकान, इल्म की दुकान, सेहत की दुकान। इस एक पॉइंट पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। अच्छी बात है, आऊँगा। अमरकांत के पिता लाला समरकांत बड़े उद्योगी पुरुष थे। उनके पिता केवल एक झोंपड़ी छोड़कर मरे थे, मगर समरकांत ने अपने बाहुबल से लाखों की संपत्ति जमा कर ली थी। पहले उनकी एक छोटी सी हल्दी की आड़त थी। हल्दी से गुड़ और चावल की बारी आई। 3 बरस तक लगातार उनके व्यापार का क्षेत्र बढ़ता ही गया। अब आड़तें बंद कर दी थी, केवल लेन देन करते थे। जिसे कोई महाजन रुपए न दे, उसे वह बेखटके दे देते और वसूल भी कर लेते थे। उन्हें आश्चर्य होता था कि किसी के रुपए मारे कैसे जा सकते हैं, ऐसा मेहनती आदमी भी कम होगा।
घड़ी रात रहे गंगा स्नान करते चले जाते और सूर्योदय के पहले विश्वनाथ जी के दर्शन करके दुकान पर पहुंच जाते। वहाँ मुनीम को ज़रूरी काम समझाकर तगादे पर निकल जाते और तीसरे पहर लौटते। भोजन करके फिर दुकान आ जाते और आधी रात तक डटे रहते। थे भी भीमकाय। भोजन तो एक ही बार करते थे, पर खूब डटकर। 200-250 मुकद्दर के हाथ अभी तक फेरते थे। अमरकांत की माता का उसके बचपन में ही देहांत हो गया था। समरकांत ने मित्रों के कहने सुनने से दूसरा विवाह कर लिया था। उस 7 साल के बालक ने नई माँ के बड़े प्रेम से स्वागत किया, लेकिन उसे जल्द मालूम हो गया कि उसकी नई माता उसकी जिद और शरारतों को उस क्षमा दृष्टि से नहीं देखती जैसे उसकी माँ देखती थी। वह अपनी माँ का अकेला लाडला लड़का था, बड़ा जिद्दी, बड़ा नटखट। जो बात मुंह से निकल जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता। नई माता जी बात बात पर डांटती थी, यहाँ तक कि उसे माता से द्वेष हो गया। जिस बात को वह मना करती उसे वह अब अदबदाकर करता। पिता से भी ढीठ हो गया। पिता और पुत्र में स्नेह का बंधन न रहा। लाला जी जो काम करते बेटे को उससे अरुचि होती। वह मलाई के प्रेमी थे, बेटे को मलाई में रुचि थी। वह पूजा पाठ बहुत करते थे, लड़का इसे ढोंग समझता था। वह पहले सिरे के लोभी थे, लड़का पैसे को ठीकरा समझता था। मगर कभी कभी बुराई से भलाई पैदा हो जाती है। पुत्र सामान्य रीति से पिता का अनुगामी होता है। महाजन का बेटा महाजन, पंडित का पंडित, वकील का वकील, किसान का किसान। मगर यहाँ इस द्वेष ने महाजन के पुत्र को महाजन का शत्रु बना दिया। जिस बात का पिता ने विरोध किया वह पुत्र के लिए मान्य हो गई। उसे जिसको सराहा वह त्यागने योग्य। महाजनी के हथकंडे और षड्यंत्र उसके सामने रोज ही रचे जाते थे। उसे इस व्यापार से घृणा होती थी। इसे चाहे पूर्व संस्कार कह लो, पर हम तो यही कहेंगे कि अमरकांत के चरित्र का निर्माण पिता द्वेष के हाथों हुआ। खैरियत यह हुई कि उसे कोई सौतेला भाई न हुआ, नहीं शायद वह घर से निकल गया होता। समरकांत अपनी संपत्ति को पुत्र से ज़्यादा मूल्यवान समझते थे। पुत्र के लिए तो संपत्ति की कोई ज़रूरत न थी, पर संपत्ति के लिए पुत्र की ज़रूरत थी। वे माता की तो इच्छा यही थी कि उसे वनवास देकर अपनी चहेती नैना के लिए रास्ता साफ कर दे, पर समरकांत इस विषय में निश्चल रहे। मज़ा यह था कि नैना स्वयं भाई से प्रेम करती थी और अमरकांत के हृदय में अगर घर वालों के लिए कहीं कोई कोमल स्थान था तो वह नैना के लिए था। नैना की सूरत भाई से इतनी मिलती जुलती थी जैसे सगी बहन हो। इस अनुरूपता ने उसे अमरकांत के और भी समीप कर दिया था। माता पिता के इस दुर्व्यवहार को वह स्नेह के नशे में भुला दिया करता। घर में कोई बालक न था और नैना के लिए किसी साथी का होना अनिवार्य था। माता चाहती थी नैना भाई से दूर दूर रहे। वह अमरकांत को इस योग्य न समझती थी कि वह उसकी बेटी के साथ खेले। नैना की बाल प्रकृति इस कूटनीति के झुकाए न झुकी। भाई बहन में यह स्नेह यहाँ तक बढ़ा कि अंत में विमातव ने मातृत्व को भी परास्त कर दिया। विमाता ने नैना को भी आंखों से गिरा दिया और पुत्र की कामना के लिए संसार से विदा हो गई। अब नैना घर में अकेली रह गई। समरकांत बाल विवाह की बुराइयां समझते थे, अपना विवाह भी न कर सके। वृहद विवाह की बुराइयां भी समझते थे। अमरकांत का विवाह करना जरूरी हो गया। अब इस प्रस्ताव का विरोध कौन करता? अमरकांत की अवस्था 19 साल से कम न थी, पर देह और बुद्धि को देखते हुए अभी किशोरावस्था में ही था। देह का दुर्बल, बुद्धि का मंद। पौधे को कभी मुक्त प्रकाश न मिला, कैसे बढ़ता, कैसे फैलता। बढ़ने और फैलने के दिन कुसंगति और असंयम में निकल गए। 10 साल पढ़ते हो गए थे और अभी ज्यों त्यों 8वीं में पहुंचा। किंतु विवाह के लिए यह बातें नहीं देखी जाती। देखा जाता है धान, विशेषकर उस बिरादरी में जिसमें उनका खुद का व्यवसाय हो। लखनऊ के एक धनी परिवार से बातचीत चल पड़ी। समरकांत की तो लार टपक पड़ी। कन्या के घर में विधवा माता के सिवा निकट का कोई संबंध ही ना था और धन की कहीं कमी नहीं। ऐसी कन्या बड़े भागों से मिलती है। उसकी माता ने बेटे की
साधा बेटी से पूरी की थी। त्याग की जगह भोग, शील की जगह तेज, कोमल की जगह तीव्र का संस्कार किया था। सिकुड़ने और सिमटने का उसे अभ्यास न था, और वह युवक प्रकृति की युवती ब्याही गई युवती प्रकृति के युवक से, जिसमें पुरुषार्थ का कोई गुण नहीं। अगर दोनों के कपड़े बदल दिए जाते तो एक दूसरे के स्थान पन्न हो जाता। दबा हुआ पुरुषार्थ ही स्त्रीत्व है। विवाह हुए 2 साल हो चुके थे, पर दोनों में कोई सामंजस्य न था। दोनों अपने अपने मार्ग पर चले जाते थे। दोनों के विचार अलग, व्यवहार अलग, संसार अलग, जैसे 2 भिन्न जलवायु के जंतु एक पिंजरे में बंद कर दिए गए हों। हाँ, तभी अमरकांत के जीवन में संयम और प्रयास की लगन पैदा हो गई थी। उसकी प्रकृति में जो ढीलापन, निर्जीवता और संकोच था, वह कोमलता के रूप में बदलता जाता था। विद्याभ्यास में उसे अब अरुचि हो गई थी। हालांकि लालाजी अब उसे घर के धंधों में लगाना चाहते, पर वह तार वार पढ़ लेता था और इससे अधिक योग्यता की उनकी समझ में ज़रूरत न थी। पर अमरकांत उस पथिक की भांति, जिसने दिन विश्राम में काट दिया हो, अब अपने स्थान पर पहुंचने के लिए दूने वेग से कदम बढ़ाए चला जाता था। इस कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल किताबों की महफिल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले भाग में।